एवरीवन, वेलकम बैक टू जस्ट लॉ। आज का हमारा टॉपिक है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इट इंक्लूड्स आर्टिकल फ्रॉम 1 to 4। तो आज हम अपने आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्रियम्बल तक किया था और अब हम आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो 1 to 4 जो हमारा आर्टिकल है वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बताता है। तो आर्टिकल और स्केड्यूल में क्या डिफरेंस है? तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 25 टॉपिक्स हैं जिन्हें हम पार्ट्स भी कहते हैं, जो कि आर्टिकल वाइज डिवाइडेड है। और अगर उन आर्टिकल्स के बारे में कोई एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शंस या फिर कोई इन्फॉर्मेशन ऐड किया जाता है तो वो हम गलती से कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया है, पर यहाँ पे स्केड्यूल होगा। एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन या फिर इंफॉर्मेशन स्केड्यूल में ऐड किया जाता है। यूनियन और इसकी टेरिटरीज के नेम को डिफाइन करता है। वही स्केड्यूल 1 में जो हमारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जितने भी हमारे इंडिया के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनके क्या नाम होंगे वो उस स्केड्यूल में एडेड है। अगर किसी भी आर्टिकल से रिलेटेड कोई लॉ बनाया जाता है, कोई न्यू लॉ ऐड किया जाता है, तो वो भी हम स्केड्यूल्स में ऐड करते हैं। तो था हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन। आइए स्टार्ट करते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इट इंक्लूड्स आर्टिकल फ्रॉम 1 to 4। This part of the Constitution contains the law in the establishment, renaming, merging or altering the boundaries of the states। तो इस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हम न्यू स्टेट स्टैब्लिश करेंगे, उन्हें रीनेम भी करेंगे, मर्ज भी करेंगे। अगर दो स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी को जब मिलाया जाता है तो उसे मर्जिंग कहते हैं। ऑल्टरिंग ऑफ द बाउंड्रीज, हम स्टेट्स के बाउंड्रीज को भी ऑल्टर कर सकते हैं, ये डिफाइन किया गया है। तो आर्टिकल 1 नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, हमारे यूनियन का नेम और टेरिटरी बताता है। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इस लाइन का मतलब है इंडिया जो कि हमारा भारत है, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। तो हमारा जो आर्टिकल है ना, वो दो टाइप की चीज़ को डिफाइन करता है। पहला नेम ऑफ द कंट्री है और दूसरा टाइप ऑफ द पॉलिटी है। तो नेम ऑफ द कंट्री क्या है? इस चीज़ पे काफ़ी डिबेट चली कि हमारा जो देश है उसका नाम क्या होना चाहिए, इंडिया या फिर भारत। क्योंकि इंडिया एक मॉडर्न नेम था जो कि ब्रिटिशर्स कहते थे, और भारत ट्रेडिशनल। तो फिर हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इसका जो नाम है वो इंडिया भी होगा और भारत भी होगा, और ये दोनों नेम हम यूज़ करते हैं। हमारे बाहर के जो भी देश हैं, जो भी कंट्रीज़ है, वो हमें इन दोनों नाम से जानती है। तो नेम ऑफ दिस कंट्री क्या है? इंडिया और भारत। और टाइप्स ऑफ पॉलिटी क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट। तो हमारा जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट है। बहुत सारे स्टेट्स का जो यूनियन है वो है हमारा इंडिया। तो यूनियन ऑफ स्टेट को हम दो तरीके से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल यूएसए 50 स्टेट से बना हुआ एक कंबाइंड फेडरेशन है। तो वहाँ पे जो 50 अलग अलग स्टेट्स हैं ना, उन्हें कंप्लीट फेडरेशन मिली हुई है। वो अपने मर्जी से इंक्लूड हुए हैं यूएसए में, और वो अपने मर्जी से छोड़ भी सकते हैं अपने यूनिटी को। उन्हें अपनी ओन सिटीजनशिप मिली हुई है हर स्टेट को। नेवर लेफ्ट देयर आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी कभी नहीं छोड़ते हैं, वो अपने स्टेट्स के नाम से ही जाने जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं वॉलेंट्री फेडरेशन। तो वॉलेंट्री फेडरेशन का मतलब ये होता है कि ये उनके मन पे निर्भर करता है कि वो कब तक यूएसए में एक कंबाइंड तरीके से रहना चाहते हैं। तो यूएसए जो है वो 50 स्टेट्स से मिलकर बना हुआ एक कंट्री है। बट जो हमारा इंडिया है वो एक यूनियन है, और उसमें जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं वो एडेड हैं। नो स्टेट्स हैज़ राइट टू सेपरेट फ्रॉम इंडिया। कोई किसी भी स्टेट के पास ये राइट नहीं है कि वो इंडिया को छोड़कर अलग हो जाए, अपना एक अलग देश बना ले। और यहाँ पे सबको सिंगल सिटीजनशिप मिली है, चाहे वो कोई भी स्टेट हो। इंडिया के लिए एक सिंगल सिटीजनशिप ही हर मेंबर को मिली है। नॉन वॉलेंटरी फेडरेशन है यहाँ का। कैन से दैट एवरीथिंग फ्लोज लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप। पहले एक इंडिया बनाया गया, उसे एक फिजिकल मैप दिया गया, पॉलिटिकली मैप दिया गया, स्टेट्स डिवाइड किए गए, उनको सिटीजनशिप दी गई कि इंडिया में जो लोग रहेंगे उन्हें उनकी सिटीजनशिप मिलेगी। देन उनके फंडामेंटल राइट्स, ये आर्टिकल वाइज पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। हम एक एक करके वो सारे स्टेप वाइज आर्टिकल्स को अच्छे से समझेंगे। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है और कितने टाइप का है? टेरिटरी ऑफ इंडिया 3 टाइप्स के हैं। टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, तो स्टेट्स फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दे आर स्टेट्स।
इंडिया हैज़ टोटल 28 स्टेट्स। और यूनियन टेरिटरी, तो यूनियन टेरी हमारे पास टोटल 8 है, फॉर एग्जांपल अंडमान निकोबार, पुडुचेरी एक्सेट्रा। ये थर्ड वाला है टेरिटरीज अक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्या है हम ये समझते हैं। फॉर एग्जांपल पुडुचेरी 16 अगस्त 1962 को हमारा यूनियन टेरिटरी बना। उससे पहले 1954 से 1962 तक वो हमने लीज पे लिया हुआ था। तो सबसे पहले वो फ्रेंच कॉलोनी थी, फिर लीज पे लेने के बाद जब वो लीज ख़त्म हुई तो वो अक्वायर्ड स्टेटस बन गई, अक्वायर्ड स्टेट बन गई। उसके बाद जब वो अक्वायर्ड स्टेट के बाद हमने उसे यूनियन टेरिटरी का नाम दे दिया। तो ये थी 3 टाइप्स ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो हमने पहले ये पढ़ा था कि आर्टिकल 1 में नेम्स ऑफ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी दिया हुआ है कि यूनियन और इसकी टेरिटरी क्या है। वहीं स्केड्यूल 1 में नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी एंड सच अदर टेरिटरीज में बी अक्वायर्ड। तो इसका ये कहना है कि हमारी जो भी स्टेट्स हैं, हमारे जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं और वो भी टेरिटरीज जो हम में भी अक्वायर कर सकते हैं, उनके जो भी नेम्स हैं वो स्केड्यूल 1 में मैंशनड है। आइए अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 2, admission or establishment of new states. So parliament may by law admit into the union or establish new state on such terms and condition as it thinks fit. तो पार्लियामेंट कोई भी न्यू यूनियन में स्टेट इस्टेब्लिश कर सकती है अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे जो उसे सही लगे। यहाँ पे कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन नहीं किया हुआ है कि पर्टिकुलरली उसी टर्म्स एंड कंडीशन पे आप न्यू स्टैब्लिश स्टेट बना सकते हैं या फिर उनमें कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। पार्लियामेंट अपने मन के हिसाब से जो भी उन्हें सही कंडीशंस लगेंगे उसके अकॉर्डिंग वो न्यू स्टेट स्टैब्लिश कर सकते हैं। आर्टिकल 2A ये कहता है सिक्किम वॉज एडेड टू इंडिया इन 1975 बाई द 36 अमेंडमेंट एक्ट। तो जब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट्स होती है, हमारे आर्टिकल में कोई अमेंडमेंट्स होती है, तो फॉर एग्जांपल अगर आर्टिकल 2 में कोई अमेंडमेंट हुई तो हम उसे आर्टिकल 3 नहीं बना सकते हैं क्योंकि आर्टिकल 3 ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो इसे हम 4 नहीं कर सकते, 4 को 5 नहीं कर सकते, तो फिर उसे अल्फ़ाबेटिकली एडेड किया जाता है। जैसे कि आर्टिकल 2 में अगर अमेंडमेंट हुई तो वो आर्टिकल 2A हो गई, और आर्टिकल 2A से हमने सिक्किम को ऐड किया है इंडिया में 1975 में बाय 36 अमेंडमेंट एक्ट। ऐसे ही गोवा एक पोर्टुगल कॉलोनी थी 1961 तक, फिर उसे ऐड किया गया इंडिया में। पुडुचेरी फ्रेंच कॉलोनी थी 1954 तक, तो 1962 में पुडुचेरी ऐड किया गया इंडिया में और सिक्किम मोनार्की स्टेट्स था 1975 तक। 1975 में सिक्किम को ऐड कर लिया गया एज इंडियन स्टेट। तो हमारा जो आर्टिकल 2 था वो एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट की बात करता था विच वर नॉट इन एग्जिस्टेंस, जो कि एग्जिस्टेंस में ना हो। वैसे स्टेट्स को इस्टेब्लिश किया जाता है जो कि एग्जिस्टेंस में ना हो, पहले से वो हमारे पास नहीं थे। फॉर एग्जांपल गोवा, पुडुचेरी एंड सिक्किम, इन्हें 1961, 1954 एंड 1975 में ऐड और इस्टेब्लिश किया गया। आइए आर्टिकल 3 समझते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो इसे हम फिदा से याद रख सकते हैं। टू फॉर्म अ न्यू स्टेट, किसी भी न्यू स्टेट को फॉर्म किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है, किसी भी स्टेट को के एरिया को उसे बढ़ाया जा सकता है, डिमेंस किया जा सकता है किसी भी स्टेट के एरिया को। ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट के बाउंड्रीज को ऑल्टर किया जा सकता है। एंड ऑल्सो ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट के नेम को भी ऑल्टर किया जा सकता है, जो कि रिसेंटली बहुत सारे स्टेट्स के नेम को ऑल्टर किया गया है, जो कि आर्टिकल 3 से किया जाता है। आर्टिकल 3 में ही पढ़ेंगे बिल टू क्रिएट न्यू स्टेट। तो किसी भी बिल को कैसे पास किया जाता है न्यू स्टेट बनाने के लिए, इसका प्रोसीजर क्या है। तो बिल पहले प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, जो कि प्रायर रिकमेंडेशन के लिए भेजा जाता है। उसके बाद प्रेसिडेंट स्टेट लेजिस्लेटिव के पास लेकर के जाते हैं, जिनकी जो भी उनका व्यू होता है वो प्रेसिडेंट के लिए मैटर नहीं करता है। उसके बाद प्रेसिडेंट उस बिल को इधर हाउस ऑफ किसी भी हाउस में, जो कि है आपका लोअर हाउस और अपर हाउस
में इंट्रोड्यूस किया जाता है। किसी भी हाउस में, चाहे वो लोअर हाउस हो या अपर हाउस में, प्रेसिडेंट उस बिल को इंट्रोड्यूस किया करते हैं। फिर उसे सिंपल मेजॉरिटी, तो सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है कि उस दिन उस हाउस में जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट होंगे उनसे वोटिंग कराई जाएगी और 50 से 1% भी अगर वोट ज़्यादा हो तो वो सिंपल मेजॉरिटी से जीत जाते हैं। फिर सिंपल मेजॉरिटी के बाद न्यू स्टेट फॉर्म कर लिया जाता है। आर्टिकल 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट्स ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंटल मैटर्स। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया हुआ है? नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। फोर्थ शेड्यूल में दिया गया है रीजंस रिलेटेड टू अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। तो फर्स्ट शेड्यूल में नेम दिए गए हैं स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का, और फोर्थ शेड्यूल में प्रोविजंस दिए गए हैं रिलेटेड टू जो भी राज्यसभा में सीट एलोकेट होंगे। तो altering the existing states or creating a new states under article 2 and 3 has to bring substantial changes in the first and fourth schedule of the Indian Constitution. Article 4 allows for such substantial changes in the first and fourth schedule without going through the special formality of law. तो किसी भी लॉ को बनाने के लिए जो फॉर एग्जांपल आर्टिकल 2 और 3 में किया जाता है, स्पेशल अमेंडमेंट से गुजरना पड़ता है। उस चीज़ को बाईपास किया जाता है आर्टिकल 4 से। बेसिकली आर्टिकल 4 जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को, कि उसके अंदर जितने भी लॉज बनाए जाएंगे उन्हें किसी भी स्पेशल अमेंडमेंट्स या फिर स्पेशल चेंजेस से गुजरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी फॉर्मेलिटीज़ जो है अमेंडमेंट्स की वो डिस्क्राइब की गई है आर्टिकल 368 के अंदर। फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्ड इन द आर्टिकल 368, वे उसे बाईपास करता है आर्टिकल 4 और प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 2 एंड 3 को। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव कैन चेंज द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया एट देयर विल। तो हमने ये देखा कि कैसे किसी भी स्टेट को ऑल्टर, उसकी बाउंड्रीज़ को उसे इस्टेब्लिश, उसके नेम को ऑल्टर और उसके बाउंड्रीज़ को डिमेंस या फिर इंक्रीज़ कैसे कर सकती है स्टेट, उनके पास फुल राइट प्रोवाइडेड है। और दूसरा बात ये कि किसी भी न्यू स्टेट को इस्टेब्लिश करने के लिए एक सिंपल मेजॉरिटी से किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस करने के बाद उसे पास कर दिया जाता है और एक न्यू स्टेट फॉर्म कर दिया जाता है। इसलिए ये कहा गया है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव कैन चेंज पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया एट देयर विल। पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया मतलब जो इंडिया का मैप है उसे यूनियन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव अपने आराम से उनके मन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम बेरुबरी यूनियन केस और फिर कैसे स्टेट्स को अलग किया गया, किन किन स्टेट्स को अलग किया गया, उनके बाउंड्रीज़ को अल्टर किया गया, इवन रेडक्लिफ लाइन जो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को अलग करता है, इनके बारे में। साथ ही रूल्स ऑफ इंडियन किंग जो कि प्रिंसली स्टेट्स थे उन्हें कैसे फिर इंडिया में मिलाया गया। कुछ स्टेट्स थे जो इंडिया में मिलना नहीं चाहते थे, फॉर एग्जांपल हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर, तो उन्हें कैसे ऐड किया गया। ये सारी बातें हम पार्ट 2 में कवर करेंगे एंड दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो हाँ, आज का हमारा वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।